हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जीवन स्थिति भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं जाति व्यवस्था के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे ज़्यादातर आपको सामाजिक विषय के बारे में देखने को मिल रहा होगा। जितने भी वीडियोस हैं उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में आज एक और नया वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, मैंने उसे ले आया है। और इस वीडियो में हम समझेंगे जाति व्यवस्था के बारे में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्या है जाति व्यवस्था, किस तरीके से जाति की उत्पत्ति हुई, जाति का क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे हर व्यक्ति के नाम के साथ वो अपना एक टाइटल जोड़ता है जिसे वो अपनी कास्ट कहता है। जैसे कि मेरा नाम है जागृति, मैं अपने साथ अपनी कास्ट को जो वंशानुगति रही है उसे क्या कहती हूँ, जोड़ती हूँ, यानी जागृति और पांडे। पांडे मेरी कास्ट या जात है। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति अपने नाम के साथ अपने टाइटल के रूप में या अपने वंशानुगति को दिखाने के लिए, यानी किस वर्ण से वो सम्मिलित था, मिला हुआ है, उसे दिखाने के लिए किसी न किसी जाति का टाइटल लगाता है। तो हम यही आज सीखने वाले हैं कि इस टाइटल की जो ये कास्ट है, यानी जो जाति है, इसका क्या इतिहास रहा है। आखिर कब से हमारे भारत में जाति नामक चीज आई है, जाति जैसी चीजें आई हैं, किस तरीके से वर्ण व्यवस्था को खत्म करके जाति व्यवस्था ने उस वर्ण व्यवस्था का स्थान ले लिया है और इसको खत्म, यानी वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का सबसे बड़ा श्रेय किसे दिया जाता है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले कि भाई जाति व्यवस्था में जाति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानने से पहले हमें जाति शब्द की उत्पत्ति जानना बेहद जरूरी है। तो अगर हम बात करें जाति शब्द की, तो पुर्तगाली कहाँ बोली जाती है, पुर्तगाल में। पुर्तगाल का ही वास्को डी गामा हमारे भारत में आया था। ठीक है। तो फिर पुर्तगाली की एक शब्द कास्टा से निर्माण हुआ है, कास्ट का। और कास्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जाति, या जाति को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। तो कास्ट की शुरुआत कहाँ से हुई भाई, तो पुर्तगाली के शब्द कास्टा से कास्ट की शुरुआत हुई है। और इसी के साथ जो हमारी संस्कृत है, यानी जो हमारी संस्कृत भाषा है, जो हमारी प्राचीन भाषा है, देव भाषा है, वो काफ़ी ज़्यादा भाषाओं की जननी रही है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, किस तरीके से संस्कृत ने अपने कह सकते हैं वंशानुगत भाषाओं का निर्माण किया है और तब जाके हम हिंदी भाषा तक पहुंच आए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो उसी संस्कृत भाषा से ही इस कास्ट या जाति का भी निर्माण हुआ है। संस्कृत की जन धातु से जाति शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। दरअसल जन का अर्थ होता है जन्म, और जो चीज जन्म पे आधारित होती हैं उन्हें हम जाति कहते हैं। उसके बारे में आप आगे समझेंगे। तो हमने अभी क्या समझा कि कास्ट शब्द की, यानी जो जाति है, उसकी उत्पत्ति पुर्तगाली के कास्टा के कास्ट से हुई है और संस्कृत के जन धातु से हुई है। अब हम समझते हैं कि ये जो कास्ट है, ये जो जाति होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हर किसी का अपना अलग अलग मत है कि भाई जाति की उत्पत्ति कैसे हुई भारत में। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, मैं कितने लिखते यहाँ पे, इसीलिए मैंने उन सभी को अन्य के रूप में बता दिया है। भाई सरसरी निगाहों से लास्ट में मैं उसे भी बता दूंगी। लेकिन मैंने देखा कि भाई ज़्यादातर लोगों ने जिस पे वोटिंग की है वो यही दो सिद्धांत है। इन्हीं दोनों सिद्धांत को चरम पे रखा जाता है जब कभी हम किसके बारे में, जाति के बारे में बात करते हैं। इन दो सिद्धांत को ज्यादातर मत मिले हैं कि भाई हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है। तो उन दोनों सिद्धांतों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि परंपरागत सिद्धांत और एक प्रजातीय सिद्धांत है। और इन दोनों में भी अगर किसी सिद्धांत को ज्यादा मत मिले हैं तो वो है परंपरागत सिद्धांत। हाँ, सारे सिद्धांतों में अगर किसी को ज्यादा मत मिले हैं तो वो है परंपरागत और प्रजाति। लेकिन अगर इन दोनों में भी कंपेरिजन करें कि भाई परंपरागत सिद्धांत को ज्यादा मत मिला है कि प्रजाति, तो उसमें होगा परंपरागत सिद्धांत। अब आपका प्रश्न ये होगा कि जिस तरीके से सारे सिद्धांतों को अन्य में कर दिया है, उसी तरीके से प्रजातीय सिद्धांत को क्यों नहीं अन्य में कर दिया। तो इसका मैं आपको जवाब दूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन दोनों सिद्धांतों में हमेशा से मतभेद करते रहते हैं। इसीलिए आज मैं इन दोनों को सामने लेकर के आई हूँ और इन दोनों पे कह सकते हैं कि आज हम विचार करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जो भी करेंगे आज इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, परंपरागत सिद्धांत किसे कहते हैं। तो इसे जानने के लिए थोड़ा सा हम अपने अतीत में चलते हैं। आपको पता है भारतीय समाज का निर्माण कहाँ से हुआ भाई, जब मध्य एशिया से जो आर्य लोग थे वो भारत में आए और भारत में आकर के यानी जो आर्यवर्त का निर्माण कर दिया। यानी कि जब मध्य एशिया से आर्य भारत में आए तो वेदों की रचना की, अर्थात वो जो काल, वो जो टाइम पीरियड था जब तक यहाँ आर्य रहे, वो वैदिक काल से
वैदिक काल के नाम से जाना गया। उसी के साथ साथ जब ये काल वैदिक काल के नाम से जाना गया, अर्थात जिस समय में वेदों की रचना हुई उसे वैदिक काल या द टाइम पीरियड ऑफ वेदास के नाम से जाना गया। तो इसी वैदिक काल को हमारे भारतीय समाज का पहला साक्ष्य माना जाता है। जो आज हमारा ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जाति वर्ण व्यवस्था जो भी है, उसका जो एक कह सकते हैं मेन पॉइंट देखा जाता है कि भाई असल में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, वो हमारा निगाह जाता है वैदिक काल के ऊपर कि हमारी जो ये जाति से लेकर के जो भी व्यवस्थाएं भारत समाज में चल रही हैं, उन सबका जो कनेक्शन है वो वैदिक काल से हुआ है। तो हुआ क्या कि जब आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए तो उन्होंने भारत के लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जब 4 वर्णों में बांटा तो हर 4 लोगों का अलग अलग काम, यानी ब्राह्मण का काम पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, साथ में यज्ञ वगैरह की, जैसे यज्ञ भी करवाते थे ब्राह्मण लोग, और उसके साथ में जो दान दक्षिणा होते थे जो क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों को देते थे। तो कुल मिला के ब्राह्मण का एक तरीके से उच्च काम था। उस जमाने में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अगर किसी को इज्जत मिलती थी तो वो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, उन्हें अत्यधिक इज्जत मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो उस पूरे समाज का एक गुणवान व्यक्ति के रूप में देखे जाते थे। क्योंकि आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे लोगों को उनके कर्म और गुण के आधार पे अच्छी योग्यता का पद दिया जाता है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था वो चीज़ है कि जहाँ पे आपको अपने गुण और कर्म के हिसाब से पद दिए जाते हैं। तो भाई उस समय जिस लोगों का काम, यानी जिनका मन पढ़ने में अच्छा था, भाई पढ़ लेते थे, अच्छे तरीके से समझा देते थे किसी को। अध्ययन अध्यापन से जुड़े व्यक्तियों को कहाँ पे? ब्राह्मणों में समझा गया, जो कह सकते हैं दान लेने का काम करते हैं, यज्ञ वगैरह कराने का, एक तरीके से उच्च कोटि का जो कार्य करते थे वो ब्राह्मण के रूप में, और जो उस पूरे समाज की सेवा करते थे वो क्षत्रिय के रूप में देखे गए। और जो वैश्य यानी कि जो व्यापार करते थे, उस समाज को आर्थिक रूप से संगठित करने के लिए जो लोग व्यापार का काम करते थे उन्हें वैश्य कहा गया। और इन तीनों की जो सेवा करते थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जो सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। ठीक है, तो भाई हमारा जो परंपरागत सिद्धांत है वो तो यही बोलता है कि जब आर्य लोग हमारे यहाँ भारत में आए हैं तो उन्होंने वैदिक काल की शुरुआत की, वेदों की रचना की, और वेदों की रचना करने के बाद जो भी है ये 4 वर्णों का निर्माण कर दिए और इन 4 वर्णों पे अपने अपने काम भी डिसाइड कर दिए हैं। अब बात ये आती है कि प्रजाति व्यवस्था अभी हम नहीं समझेंगे, थोड़ी इसमें चीजें और बची हुई हैं कि भाई किस तरीके से वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति हो, जब उसके पास अपार क्षमता आ जाती है, जब उसके पास जो शक्तियां हैं वो कुछ ज़्यादा आ जाती हैं, तो कहते हैं ना कि उसका जो मस्तिष्क होता है वो सच्चाई के पथ से हट जाता है, वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। कह सकते हैं कि जैसे पैसे की लालच में अच्छा इंसान भी बेईमान हो जाता है, उसी तरीके से सत्ता की लालच में भी अच्छा इंसान बेईमान हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, परंपरागत सिद्धांत ये बोलता है कि उस समय जो ब्राह्मण वर्ग था, उस समय जो ब्राह्मण वर्ग था वो काफ़ी ज़्यादा सम्मानीय वर्ग था, और ब्राह्मणों ने अपनी इसी सम्मान को आगे बढ़ाए रखने के लिए क्या किया, उनको भाई पता था कि इस पूरे समाज में अगर किसी को ज़्यादा सम्मान मिलता है तो वो हम हैं, ब्राह्मण हैं। हम चाहें तो इस पूरे समाज को एक स्थायित्व दे सकते हैं, अपने तरीके से इस पूरे समाज में शासन व्यवस्था चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात आ गई कि भाई वर्ण व्यवस्था तो कह सकते हैं कि परिवर्तनशील थी, कि भाई किसी का भी काम अगर भाई मान लीजिए वैश्य में कोई भी वैश्य है वो अगर क्षत्रिय का काम करने लगे तो भाई क्षत्रिय में चला जाएगा, वो ऐसी व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था की। यानी कि किसी का स्थायित्व नहीं था कि तुम जन्म से अगर ब्राह्मण हो तो तुम मरते दम तक ही ब्राह्मण ही रहोगे, नहीं, अगर तुम्हारा काम शूद्रों के जैसा है तो तुम तुरंत शूद्र हो जाओगे, यानी क्षण भर में बदलने वाली चीजें थी वो। तो ब्राह्मणों को ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि यार ये कौन सी, ये ठीक नहीं, मतलब एक तरीके से निरंकुशता उनके अंदर आ गई थी, ज़्यादा सत्ता और ज़्यादा कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलने के कारण क्या है, ब्राह्मणों के अंदर एक क्रूरता आ गई कि भाई नहीं, अब स्थायित्व रहेगा। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, वैदिक यानी कि वैदिक काल के बाद से जो उत्तर वैदिक काल चला, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ब्राह्मणों ने क्या किया कि संपूर्ण वर्ण व्यवस्था को स्थायी कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र वाला काम करे तो वो ब्राह्मण शूद्र में चला जाएगा, नहीं, अब काम और गुण के आधार पर लोगों का वर्गीकरण इन वर्णों में नहीं होगा।
अब क्या होगा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, भले ही उसके काम शूद्र या फिर वैश्य या फिर क्षत्रिय जैसे। मतलब कि जातिवाद या जाति व्यवस्था को स्थायित्व कर दिया, यानी जिसकी जाति जो है वो आगे तक वैसे ही रहेगी, फिर चाहे वो कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, उसकी जाति नहीं बदलने वाली है। तो उसका जो श्रेय है वो परंपरागत सिद्धांत में समझाया गया है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप कहीं भी देखिए, मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाने आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक सामाजिक मुद्दा है और काफ़ी लोगों का इस पर मतभेद भी होता है, इसलिए मैंने कई सारी किताबों को पढ़ा और सबसे बड़ी किताब जैसे गूगल कहते हैं उस पर भी कई सारे सर्च भी किए हैं, और तब जाके मुझे पता पड़ा कि परंपरागत सिद्धांत एक तरीके से ऐसा सिद्धांत था कि वो कहता था कि वैदिक काल में 4 वर्णों का जो बंटवारा हुआ था, उस वर्णों के बंटवारे में ब्राह्मणों को अधिक सम्मान मिलने के नाते इनके अंदर क्रूरता आ गई और इन्होंने संपूर्ण समाज को स्थायित्व कर देने के लिए कदम उठाया। एक तरीके से मनबढ़ी करने लगी और सारे समाज को स्थायित्व जाति के रूप में बदल दिया। और कब बदला? वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो गई और अब चलने लगी जाति व्यवस्था, यानी उत्तर वैदिक काल से जाति व्यवस्था चलने लगी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, फिर भले ही उसके काम शूद्र जैसे क्यों ना हो। जैसे आप उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था को ऐसे समझ पाते हैं, जैसे कोई भी शासक है, उसका जो उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता था, भले वो शासन के योग्य हो ना हो, लेकिन वंश के नाते यानी अपना बेटा होने के नाते उसे वो गद्दी दे दी जाती थी। ऐसा कब होता था? राजाओं के समय में होता था कि मेरा राजा का बेटा राजा, भले वो कुशल हो या ना हो उस गद्दी को संभालने के लिए। तो वही चीज आज के जमाने में भी है, और ये उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था चली थी वो आज तक आपको देखने को मिल रही है। कितने भी अच्छे आप काम कर लो, लेकिन आपका जो एक जाति है वो नहीं बदलने वाली है। अब जैसे मैं हूँ, मैं वैसे तो ब्राह्मण में आऊँगी, पांडे हूँ मैं, लेकिन अगर मैं शूद्र जैसा काम करूँ तो आज की जाति व्यवस्था में मुझे शूद्र में नहीं रखा जाएगा, मुझे ब्राह्मणों में ही रखा जाएगा, क्योंकि ये जाति व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है। लेकिन अगर सच पूछें तो वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी, मुझे तो नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई व्यवस्था हो सकती होगी, क्योंकि इसमें लोगों को कर्म और उसके गुण के आधार पर बांटा गया। भाई अगर तुम्हारा काम अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा काम या तुम्हारे गुण जिस भी वर्ण से मेल खाएंगे, तुम्हें उसी में जाना होगा। ये चीज की वर्ण व्यवस्था की। अब बात करते हैं कि भाई परंपरागत तो समझ गए, ब्राह्मणों की मन बड़े ही परंपरागत का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अभी बात करते हैं प्रजातीय सिद्धांत क्या कहता है। प्रजातीय सिद्धांत को जो लोग मानते हैं वो ये कहते हैं कि जो आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से, तो जब उन्होंने भारत पे, जो द्रविड़ लोग थे भारत के, उन पे वार किया, यानी कि जब भारत में आए तो भारत में द्रविड़ थे, तो द्रविड़ों पे उन्होंने वार किया, किसने? आर्यों ने, और द्रविड़ों को बना लिया अपना दास। आपको पता है कि शूद्र लोगों की जो कैटेगरी है वो दास की थी, क्योंकि इन तीनों का सेवा ही तो करना था। तो ब्राह्मण आर्यों ने क्या किया? द्रविड़ों को मार के मतलब उन्हें परास्त करके भारत पे कब्जा किया, आर्यवर्त पे कब्जा किया, सप्त सिंधु पे कब्जा किया, और फिर क्या किया कि उन्हें द्रविड़ को शूद्र बना दिया। और कुछ समय बाद के मतलब कुछ समय के अंतराल में खुद भी आर्य 3 कैटेगरी में बट गए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहते हैं। ये कहता है प्रजातीय सिद्धांत, यानी कि आर्य आए भारत में, जो द्रविड़ थे उन्हें परास्त किया और द्रविड़ों को बना लिया दास। कुछ वक्त बाद खुद के अंदर में मतभेद होने के नाते, प्रजातीय छुआछूत होने के नाते ये खुद भी 3 वर्गों में बट गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र तो द्रविड़ को बना ही रखा था। तो ये कहता है आपका प्रजातीय सिद्धांत, और ये कहता है आपका परंपरागत सिद्धांत। अन्य सिद्धांतों में जैसा व्यापारिक सिद्धांत हुआ कि भाई जो व्यापार करेगा वही वैश्य होगा। एक तरीके से अनजाने तरीके के सिद्धांत है, मैं चाह भी नहीं रही हूँ इसमें बताऊँ, क्योंकि मतलब जिसका कुछ मत ही नहीं है, किताबों में भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है इसके बारे में। अगर किसी के बारे में आपको लिखा गया है तो वो है परंपरागत सिद्धांत पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे प्रजातीय सिद्धांत। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दोनों में मानने लायक किसको है, तो मेरा मानना होगा कि परंपरागत सिद्धांत मानने योग्य है, क्योंकि आप इसमें कुछ भी ना जाने तो आपके पास अगर कह सकते हैं एक जनरल कह सकते हैं एक अच्छी तरीके से एक प्रेजेंट ऑफ माइंड है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई किसी के भी पास जब अधिक सत्ता आ जाती है तो इंसान क्रूरता की राह पे चल जाता है, तो वो खुद को ना संभाले। तो वही चीज़ पहले भी हुई थी, वही काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी मिला था ब्राह्मणों को, बस उन्होंने क्या किया है, जाति को स्थायी कर दिया, नहीं कर दिया। तो हमारी चलेगी, जैसा हम कहेंगे वैसा
होगा। लेकिन एक जो टर्न पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो का मेन पॉइंट जो है, आज भी हमारी जो भारत की सरकार है वो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था के ऊपर काम करती है, नहीं डायरेक्ट तो इनडायरेक्टली। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज भी समाज में भले ही लोग टाइटल के रूप में अपनी जाति लिखते हैं, लेकिन आज भी समाज में वर्ण व्यवस्था है। जिसे आप देखें तो समाज में सबसे ज्यादा सम्मान किसे प्राप्त है? एक शिक्षक को, भले फिर एक शिक्षक को प्राप्त है, ठीक है। और दूसरा सम्मान किसे प्राप्त है? हमारे जो इंडियन आर्मी होती है उन्हें प्राप्त है। फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, आप देखेंगे कि एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा सम्मान, कोई कितना भी प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, जग जीत ले, लेकिन अगर उसके सामने उसका एक बूढ़ा शिक्षक आ जाएगा तो फिर उसे झुकना तय है, क्योंकि वो समाज के एक संगठन है कि भाई शिक्षक एक सम्मानित व्यक्ति होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक से बड़ा सम्मानित व्यक्ति कोई नहीं है, माता पिता को छोड़ दिया जाए तो शिक्षक के बाद आते हैं हमारी जो आर्मी यानी जो सेना होती है, लोग उन्हें बिल्कुल दिल जान से प्यार करते हैं। उसके बाद कौन आता है? वैश्विक जो व्यापारी होती है, क्योंकि एक देश की जो नींव है, आर्थिक नींव या उसके विकास की नींव वैश्य यानी कि जो व्यापारी कैटेगरी में आते हैं उन्हीं पर डिपेंड होती है। बात करते हैं शूद्रों की। अगर किसान न रहें और स्त्री न रहें तो ना ही तो कोई देश चलेगा और ना ही तो किसी का घर। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, आपके घर में भी आप इन चारों कैटेगरीज को एक साथ देख सकते हैं, फिर भले आप किसी भी जाति के हों। मान लीजिए आपके पिताजी अध्ययन करते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी जाति ब्राह्मण की भी। अगर आपका कोई भाई सैनिक है या फिर सेना में भर्ती है तो वो क्षत्रिय आएगा, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं। अगली बात, अगर आपका कोई भाई छोटा मोटा ही व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य की कैटेगरी में आएगा। और रही आपकी माँ जो सारे घर के लिए खाना बना रही हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, कहें सरल शब्दों में कहें तो फिर पूरे घर की सेवा कर रही हैं, तो उनकी कैटेगरी आ जाएगी शूद्र की। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और कैसी लगी ये वीडियो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मत आपको कैसे लगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरी कथोपकथन नहीं है, ये जो भी कुछ है किताबों में लिखा है। बहुत सारे समाज शास्त्रियों को भी मैंने पढ़ा है, मैंने कुछ भी अपने से नहीं बताया है। आप गूगल कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं अपने मत को, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। हालांकि जब भी आपको कोई पूछे कि जाति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो परंपरागत सिद्धांत को पहले ठोकिए, उसके बाद वो ना माने तो प्रजाति सिद्धांत आपके पास है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।